और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। दरअसल अरुण जेटली ने आज स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि आपके साथ काम करने का मेरा अनुभव बेहद अच्छा रहा, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैं इस बार मंत्री पद नहीं लेना चाहता हूं। खबर है कि प्रधानमंत्री अरुण जेटली से उनके फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहने गए हैं। इसी पर बात करने के लिए सीधे अरुण जेटली के घर से हमारे संवाददाता विकास चंद्रा जुड़े हुए हैं। विकास के पास चलते हैं। विकास, आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या प्रधानमंत्री की इस बात पर अरुण जेटली विचार करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का यहां पर आना अपने आप में एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेस्चर है। जी निश्चित तौर पर दीपक जी, वह बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेस्चर है कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे उनका मिजाज जानने के लिए, हालचाल जानने के लिए कि उनकी तबीयत कैसी है। क्योंकि इधर आप देखें कि जब भी कोई बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम हुआ है, चाहे वो विजयोत्सव हो या मंत्रियों का मिलन समारोह था या सेंट्रल हॉल का कार्यक्रम था, अरुण जेटली कहीं भी नहीं गए क्योंकि उनका स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से खराब है। तो मोदी उनके घर ही पहुँचे। जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि जो उन्होंने खुद ही इच्छा जाहिर कर दी कि अब वो मंत्री बनना नहीं चाहते हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ियाँ उनके घर के सामने लगी हुई हैं, मोदी अंदर हैं, उनसे बातचीत चल रहा है। आखिर क्या बातचीत हो रही है तो बाद में जानकारी हो सकता है कि हम लोगों तक आए, लेकिन कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की अटकलबाजियां भी लगाई जा रही हैं कि मोदी इनके पास आएंगे तो शायद रिक्वेस्ट करें कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं, बेशक विदाउट पोर्टफोलियो, यानी ऐसे इस तरह से मंत्री बनाया जाए कि इनके पास कोई पोर्टफोलियो न रहे। तो अब प्रधानमंत्री जब इनसे मिल करके जाते हैं, उसके बाद क्या कुछ जानकारी आती है उस पर निगाह तो रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि अरुण जेटली सरकार के संकट मोचक रहे हैं। वित्त मंत्री रहते उन्होंने कई बड़े फैसले किए, जैसे जीएसटी को ले लें या फिर नोटबंदी को ले लें, या कई अहम फैसले हैं। तो सरकार के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया और काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। जब सरकार पे कोई संकट गिरा तो उसके लिए संकट मोचक भी बने। अरुण जेटली पार्टी के भी संकट मोचक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप शामिल होइए। जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि विदाउट पोर्टफोलियो इन्हें मिनिस्टर बनाने की भी बात चल रही है। तो अब देखते हैं कि अरुण जेटली किस हद तक प्रधानमंत्री मोदी की बातों से कन्विंस होते हैं और उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक, अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि अरुण जेटली को हर फील्ड का अनुभव है। बीजेपी के संकट मोचक रहे हैं, सरकार के संकट मोचक रहे हैं, गठबंधन को चलाने में एक्सपर्टीज है और विदेश मामलों में भी उनकी गहरी पकड़ है कानून के साथ साथ। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अरुण जेटली उनकी कैबिनेट के अंदर मंत्री रहें। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री खुद अरुण जेटली के घर चलकर आए हैं? इससे पहले अरुण जेटली ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसको ट्विटर पर शेयर किया था। क्या था पूरा मामला, आइए अब आपको दिखाते हैं। पीएम को लिखी चिट्ठी में अरुण जेटली ने लिखा कि आपकी अगुवाई में 5 साल काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। इससे पहले भी एनडीए सरकार में मुझे जिम्मेदारियां दी गई थी। सरकार के अलावा संगठन और विपक्ष के नेता के रूप में मुझे अहम जिम्मेदारियों से नवाजा गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिछले साल मई में अरुण जेटली का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। मई 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद जेटली को वित्त और रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। वो 2014 में भी 6 महीने रक्षा मंत्री रहे थे। पीएम मोदी की नई कैबिनेट को लेकर आज पूरे दिन दिल्ली में गहमागहमी रही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज सुबह पीएम मोदी के घर गए और यहां करीब 4 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मंथन हुआ। वहीं एनडीए के सीनियर लीडरों से भी आज अमित शाह ने मुलाकात की। खबर अब तक क्या है वो हम आपको बताते हैं। मंत्रिमंडल पर जो महामंथन हुआ उसमें प्रकाश जावड़ेकर, अर्जुन राम मेघवाल और नरेंद्र सिंह तोमर ने अमित शाह से मुलाकात की। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा नृपेंद्र मिश्रा और पीके मिश्रा, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने 7 बजे अमित शाह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने भी अमित शाह से मुलाकात की। संगठन का पूरा कामकाज रामलाल देखते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे राजनाथ सिंह ने पीएम से मुलाकात की और ये राजनाथ सिंह और पीएम की मुलाकात चली है काफी देर तक और इसके अंदर दोनों के बीच कैबिनेट पर विचार विमर्श हुआ होगा, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा नीतीश के साथ अमित शाह ने बैठक की और उसके बाद वो पीएम के आवास तक पहुंचे। पीएम आवास जाने से पहले अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जैसा मैंने आपको बताया, और सुबह करीब 10 बजे पीएम मोदी और अमित शाह के बीच फोन पर बातचीत हुई थी।
देश को बेसब्री से इंतजार है 30 मई की शाम 7 बजे का, जब हिंदुस्तान एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते देखेगा। देश से मिले जनादेश के बाद नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ शपथ लेगी टीम मोदी। तो तैयारियां जोरों पर है। देश विदेश के मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं और देश भी बेताब है ये जानने के लिए कि टीम मोदी में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। तो बताएंगे उन संभावित चेहरों के बारे में भी, लेकिन सबसे पहले एक नजर महाविजय के बाद महाशपथ की तैयारियों पर। तीस मई को होने वाली महाशपथ की महातैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी लगातार दूसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी का ये शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा। इस ऐतिहासिक मौके के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां जोरों पर है। महाशपथ समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन को शानदार ढंग से सजाया जा रहा है। समारोह में करीब 6,500 मेहमानों के आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति भवन के बाहरी प्रांगण में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अमूमन दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह होता है, लेकिन ज्यादा मेहमानों की वजह से शपथ ग्रहण की जगह बदली गई है। समारोह के लिए मुख्य द्वार और मुख्य भवन के बीच रास्ता बनाया गया है। दूसरे देशों के नेताओं के लिए अलग रास्ता बनाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद डिनर का इंतजाम किया गया है। डिनर में वेज और नॉनवेज दोनों तरह की व्यवस्था रहेगी। 48 घंटे पहले ही राष्ट्रपति भवन के रसोई घर में महाभोज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के साथ 60 से ज्यादा सांसद पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं, लेकिन दूसरे दौर की टीम मोदी का चेहरा अभी तक साफ नहीं है। हालांकि सूत्रों की माने तो 60% पुराने और 40% नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अंदर क्राइटेरिया क्या होगा ये हम आपको समझाते हैं। प्रोफेशनलिज्म, महिला प्रतिनिधित्व को इसमें तरजीह दी जाएगी। जाति गणित को तवज्जो दी जाएगी। शहरी और ग्रामीण तालमेल पर प्रधानमंत्री की नजर रहेगी। एक पूरी कैबिनेट हो, एक होलसम कैबिनेट हो, इसकी तैयारी है। और विशेषज्ञता, SC ST के प्रतिनिधित्व को भी जगह दी जाएगी। कौन किस चीज का एक्सपर्ट है उसको ध्यान में रखा जाएगा। एनडीए में शामिल दलों को मिली सीटों का गणित के हिसाब से उनका कैबिनेट में प्रतिनिधित्व तय होगा। युवाओं की वरिष्ठता पर भी निगाह रखी जाएगी। तो युवा और वरिष्ठता दोनों का तालमेल इसमें होगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी की नई कैबिनेट में उनके साथ कौन कौन चेहरे होंगे। क्या पीएम 2014 से 2019 तक काम करने वाले चेहरों को फिर से अपनी कैबिनेट में जगह देंगे या फिर नए चेहरों को तवज्जो देंगे। मोदी की नई कैबिनेट को लेकर इस वक्त हर तरफ चर्चा हो रही है। तो हम बताते हैं आपको कि क्या इसका स्वरूप हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से इस लिस्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय का जिम्मा नए लोगों को मिल सकता है, ऐसी खबर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वित्त मंत्री बन सकते हैं, यह भी खबर है। इस बात को लेकर दिन भर आज चर्चा होती रही, चूंकि अरुण जेटली जी ने इनकार किया था वित्त मंत्री बनने से इसके चलते फिर से एक बार ये बात होने लगी कि अमित शाह को उनकी जगह वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। और आइए अब बात करते हैं शपथ के मेहमानों की। मोदी की महाशपथ के गवाह बनने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी मेहमान शिरकत करने वाले हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी। – 2014 के मुकाबले इस बार शपथ ग्रहण समारोह और भी शानदार होने वाला है। इसके इंतजाम के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक टीम लगी हुई है। मौका खास है, मेहमान खास हैं, ऐसे में इंतजाम भी स्पेशल किए जा रहे हैं। देश के लगभग हर क्षेत्र की बड़ी हस्तियों के शिरकत करने की उम्मीद है। साथ ही दक्षिण एशिया के तमाम देशों के संगठन बिम्स्टेक के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस समारोह में करीब 1 दर्जन देशों के प्रमुख, कई देशों के राजदूत, बुद्धिजीवी, राजनीतिक एक्टिविस्ट, फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज को आमंत्रित किया गया है। ये जो भी उत्सव होगा वो बहुत ही प्रचंड और अच्छा होगा, भव्य होगा। उसकी भव्यता की कल्पना की जा सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो भी न क्यों, क्योंकि 50 सालों में फुल मेजॉरिटी की सरकार रिपीट हो रही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन की तरफ इंडिकेट करता है।
तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि विदेशी मेहमान कौन कौन से हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक समूह के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा किर्गिस्तान के राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री इसके बाद किर्गिस्तान भी जा रहे हैं एससीओ की बैठक के लिए। म्यांमार के राष्ट्रपति भी यहां पर शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी यहां शामिल होंगे, जो कि बिम्स्टेक के एक मेंबर हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री भी इस समारोह में शामिल होंगे। भूटान के पीएम भी यहां पर आएंगे। थाईलैंड सरकार के विशेष प्रतिनिधि इस महाशपथ में शामिल होंगे। लेकिन पाकिस्तान को न्योता नहीं मिला है, इसलिए पाकिस्तान थोड़ा बेचैन भी है। 30 मई को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया है। भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ सभी प्रमुख इस शपथ में शामिल होंगे, लेकिन पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। साफ है कि अगली सरकार में भी मोदी पाकिस्तान को उसकी हद और जद में रखेंगे। डर सीमा के उस पार है। पाकिस्तान में आतंकियों के घर में घुसकर मारने के लिए अपने सपूतों को इजाजत देती है। कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं। पूरे चुनावी रण के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को निशाने पर रखा। पाकिस्तान की नापाक हुकूमत और नापाक आतंक को चेताया और शपथ ग्रहण के लिए भी मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए। मोदी के शपथ ग्रहण में न इमरान खान और न ही पाकिस्तान सरकार का कोई प्रतिनिधि शामिल होगा, क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इतने बड़े भव्य सेलिब्रेशन का मजा किरकिरा हो, और पाकिस्तान को तो न केवल हम लोग बल्कि दुनिया के लोगों ने उसको अलग थलग कर रखा है। ये पाकिस्तान की अपनी समस्या है। मैं ऐसे मौके पर पाकिस्तान के बारे में और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही जीत की बधाई दे दी थी। इसके बावजूद उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में न बुलाकर भारत ने आतंकवाद पर सख्त संदेश देने की कोशिश की है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में वीआईपी हस्तियों के बीच ऐसे लोगों के परिवार भी शामिल होंगे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आगे बढ़ाने में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसे 50 से ज्यादा लोगों को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया है। दूसरी पारी में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। चुनावी हिंसा में मारे गए 50 से ज्यादा पार्टी वर्कर्स के परिजनों को बुलाया गया है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के दौरान 46 और इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं की चुनावी हिंसा में मौत हुई थी। ये तीनों कार्यकर्ता लोगों को टीएमसी गुंडा लोगों ने पंचायत इलेक्शन की समय मार दिया गया था। अभी प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण में इस तीनों परिवार का 2-2 करके 6 आदमी को प्रधानमंत्री दफ्तर ने बुलाया है। क्या हमारा पिताजी शहीद हुआ था इसलिए बुला रहा है। पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और शपथ ग्रहण समारोह में कार्यकर्ताओं के परिजनों को बुलाकर बीजेपी साफ संदेश देना चाह रही है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर पल खड़ी है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में चुनाव के दौरान मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को न्योता देना सियासत बढ़ा रहा है। ममता बनर्जी ने इसे राजनीति से जोड़ दिया है और शपथ ग्रहण समारोह में आने से इनकार कर दिया है। करीब 24 घंटे में यह ममता बनर्जी का यू टर्न है। ममता पहले शपथ ग्रहण समारोह में आने को तैयार थी, लेकिन बीजेपी ने कार्यक्रम के लिए बंगाल में चुनाव के दौरान मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को न्योता दिया तो बवाल बढ़ गया। ममता ने एक चिट्ठी जारी की है और लिखा है कि बीजेपी ने चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को बुलाया है और इसे राजनीतिक हत्या करार दिया है। ऐसे में उनका आना मुमकिन नहीं है। सब प्रकार के कार्यकर्ता आ रहे हैं, उसमें बंगाल यूनिट ने ऐसे कार्यकर्ताओं को भी बुलाया है जिन कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। मैं समझता हूँ इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार
ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जाहिर है चुनाव के बाद देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में भी राजनीति तेज है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से इनकार सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं बल्कि सूत्रों के मुताबिक केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाने का फैसला किया है। ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच खींचतान की ये तो बस शुरुआत लगती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जिस तरह बीजेपी टीएमसी में सेंधमारी कर रही है, उसके बाद रिश्ते सामान्य होना मुश्किल लगता है। मंगलवार को टीएमसी के 2 विधायक और करीब 50 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, तो अब टीएमसी के एक और विधायक ने ममता बनर्जी को झटका दिया है। टीएमसी के विधायक मुनीरुल इस्लाम ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और उनके साथ टीएमसी के वरिष्ठ नेता गदाधर हाजरा, मोहम्मद आसिफ इकबाल और निमई दास ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी का दावा है कि अगले कुछ दिनों में टीएमसी के 6 और विधायक पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो एक जो आदमी उसका पार्टी छोड़ के आया है वो आपका मर्जी से आया है, एक भी उसका उधर जाएगा नहीं। ये देखिए, आप काल इसके देख लेंगे, ममता जी का बहुत फेस लॉस होंगे अगेन। तो तस्वीर आपको सीधे दिखाते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर से, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा है। प्रधानमंत्री अरुण जेटली से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि अरुण जेटली ने दोपहर में ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री को जो लेटर लिखा था उसको जारी किया और ये कहा कि स्वास्थ्य कारणों से वो मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात के जरिए अरुण जेटली से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। अरुण जेटली ने इस फैसले को माना या नहीं माना, या अरुण जेटली ने पुनर्विचार की प्रधानमंत्री की अपील पर क्या कहा, इस पर जैसे ही अपडेट मिलेगी हम आपके सामने तुरंत लेकर हाजिर होंगे। तो हम आपको 17वीं लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए अलग अलग तरह के सांसदों से मिलवा रहे हैं। आज हम आपको 2 और सांसदों से मिलवा रहे हैं, जिसमें से एक है नवनीत कौर जी, जो कि चुनकर आई हैं महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना के आनंद अडसुल को हराया है। इससे पहले कभी किसी जमाने में वो फिल्मों में भी हुआ करती थी, लेकिन 2004-14 से लगातार राजनीति के अंदर है। अपनी जीत पर उनका क्या कहना है उनसे भी जानेंगे। और हमारे साथ एक सादगी की प्रतिमूर्ति दूसरे सांसद हैं, जिनका नाम है प्रताप सारंगी जी। प्रताप सारंगी जी उड़ीसा से आते हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उड़ीसा के मोदी हैं, क्योंकि सादगी उनकी सबसे बड़ी स्टाइल है, सादगी उनकी सबसे बड़ी पहचान है। और प्रताप जी से ये पूछेंगे कि एक अरबपति के सामने चुनाव लड़कर बिना खर्चा किया वो चुनाव कैसे जीत गए। सबसे पहले नवनीत जी आपके पास आना चाहूंगा, फिल्में और राजनीति कितना अंतर पाया आपने? ज़मीन और आसमान का जो अंतर है राजनीति में और इंडस्ट्री का, उतना ही अंतर है। क्योंकि राजनीति में ग्राउंड पे रहकर लोगों की सेवा करनी है, धूप में रहकर लोगों के प्रश्न छुड़ाने हैं। तो ऐसे राजनीति में मट्टी में चलना है, खेतों में जाना है, धूप में खड़े रहना है। और इंडस्ट्री में मुझे लगता है 7 स्टार में रहना है, छतरी के नीचे रहना है, सब चीज़ें अलग होती हैं। वो चमचमाती दुनिया है, यहाँ सब अंधेरा है, इसे उजाला कैसे बनाना है, इतना डिफरेंस है राजनीति का और इंडस्ट्री का। आपने हवा के विरुद्ध लड़कर चुनाव जीता है, एक ऐसे वक्त जब मोदी लहर थी, आपके सामने शिवसेना थी, आनंद अडसुल जैसे सांसद थे जिनका काफी नाम है अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, आपने उनको हराया है। 2014 से आप लगातार मेहनत कर रही थी। क्या आपको लगता है मेहनत का फल वाकई मीठा होता है? शायद आपकी स्टोरी सुनकर लोग इससे प्रेरणा ले। 100% होता है, 100%। और ऊपर से एक फीमेल होने के नाते जिस हिसाब से मैंने मेहनत की, जिस हिसाब से लोगों के बीच पिछले 9 सालों से मैं लोगों की सेवा में रही, तो मुझे लगता है पूरे देश में मोदी साहब की एक सुनामी थी। पर शायद अमरावती जिले में
वो सुनामी रोकने में ये मतदार सक्षम रहे कि मतदारों ने ठहराया था कि मोदी ऊपर जरूरी है, पर अमरावती जिले में ये नवनीत राणा अमरावती की ज़रूरत है। और जो हिसाब से मैंने मेहनत की, मुझे पता है कि जब अच्छे अच्छे इस हवा में, इस सुनामी में बह गए तो कहीं ना कहीं मुझे भी वो डर था, क्योंकि इसके पहले मैंने एग्जिट पोल जो देखे थे वो सब एग्जिट पोल मेरे विरुद्ध थे, पर मेरा विश्वास मेरी जनता पे था, मेरे मतदारों पे था और मेरी मेहनत पे था। क्योंकि 1750 गाँवों में जाकर दिन रात एक करके 16 घंटे उन्हें, क्योंकि मैं कोई पद पे नहीं थी, रवि राणा जी आमदार हैं जिनके पक्ष से मैं इलेक्शन लड़ी और समर्थन दूसरे पक्षों का लिया, वो लेकर मैं ये मैदान में उतरी। पहले कहा इतनी बड़ी लाट में मोदी के सामने अपक्ष लड़ना ये पॉसिबल नहीं है। जब मोदी जी के सामने आप लड़ रहे हो तो सब बोलते हैं इस बार जो इलेक्शन हुआ है वो संसद का सिलेक्शन या संसद को इलेक्ट नहीं किया है, इस बार सीधा प्रधानमंत्री को लोगों ने इलेक्ट किया है। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए ये लोगों के ब्रेन में था, सामने कौन सा उम्मीदवार है जिसे बाजू में रखकर, पर इतनी सक्षम और इतनी मेहनत जो मैंने की, शायद लोगों के, वोटरों के, मतदारों के, अमरावती जिले के, मैं उनके दिल तक पहुंच पाई। जिस हिसाब से मोदी जी पूरे देश के जनता पे, युवाओं पे, महिलाओं पे, बुजुर्गों के दिलों में राज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं एक छोटी सी जगह मेरे अमरावती जिले के मतदारों के मन में कहीं ना कहीं बनाई। सिर्फ पूरा महाराष्ट्र नहीं, मुझे जहाँ पर मैंने 4 राज्य, जहाँ पर 4 स्टेट जो साउथ के हैं, जो 4 भाषा में साउथ में काम किए हैं, हर पेपर में, हर टीवी चैनल में साउथ से 2 ही ऐसी इंडिपेंडेंट लेडीज चुन के आई हैं और दोनों ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, एक वो दीदी और एक मैं। और ऐसा ही पंजाब में हुआ है कि ऐसी पंजाब की एक्ट्रेस कौन है जो सांसद में इंडिपेंडेंट पहुंची है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र संसद रहने के बावजूद ऐसे और भी राज्य हैं जहां पर मेरी जीत की खुशी मनाई जा रही है। तो मुझे लगता है मैं लकी हूं, ऐसे 2 ही क्षेत्र हैं जहां पे आपको नेम, फेम, सब चीजें मिलती हैं। नवनीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़कर निर्दलीय जीती हैं। मैं आपसे आपकी अनुमति से एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगा। आपके पति रवि जी हैं, रवि जी आमदार है, जैसा कि आपने बताया, आप खुद एक एक्ट्रेस थी, लेकिन आप दोनों ने अपना विवाह जो है एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में किया, जहां पर समाज के लोगों की शादी होती है। ऐसे जमाने में जब हीरो हीरोइन अपनी शादी जो है किसी 7 स्टार क्लब के अंदर जाकर करना पसंद करते हैं, विदेशों में जाकर करना पसंद करते हैं, उसके राइट्स बेचते हैं डिफरेंट मैगजीन्स को, तो आपको ये कैसे लगा कि आपको रवि जी से शादी एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करना चाहिए, जिसमें 4,500 से ज्यादा जोड़े एक साथ शिरकत कर रहे थे और सभी धर्मों के? मुझे लगता है कि जब हमने शादी का निर्णय लिया तो हर फ्रेंड्स ग्रुप हो, हमारा अलग एक क्लास हो, सब जगह से ये बोला गया कि ये 7 स्टार में बहुत अच्छा फंक्शन होगा, ये 7 स्टार होटल बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, तो हमने यहाँ पर शादी करना चाहिए। जब ये सब अलग अलग चीज़ों से आई तो हमारे दिमाग में, क्योंकि उस समय किसानों की बहुत बुरी हालत चल रही थी, जब हमने आंकड़े निकाले कि 2010 और 2011 में कितने किसानों ने आत्महत्या की, तो उसमें निकल के आया कि 4,500 किसानों ने उस वर्ष आत्महत्या की। और इसके पीछे का कारण कि उन्होंने लोन लिया, लोन वो पूरा कर नहीं पाए तो उन्होंने आत्महत्या की। किसी ने बेटी के विवाह के लिए लोन उठाया, इसलिए उन्होंने लोन नहीं भर पाए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। अलग अलग रीजन से जो किसान आत्महत्या करते हैं, तब हमने निकाला। मुझे लगता है, मुझे बहुत प्राउड है, एंड आई एम वेरी प्राउड दीपक जी का, क्योंकि जिस समय हमने ये डिसीजन लिया कि हम सामूहिक विवाह करेंगे तो कई लोगों के चेहरे बने, कई इंडस्ट्री के लोगों के, अरे क्यों कर रहे हैं, वाई दिस, व्हाट नॉनसेंस, वाई यू टेकिंग दिस डिसीजन, यू शुड सेलिब्रेट योर वेडिंग इन सम 7 स्टार, बाहर जाके करना चाहिए, अरे यू आर गुड, यू कैन स्पेंड इनफ। जब ये सब डिसीजन आए और हमने ये डिसीजन लिया, तो मुझे लगता है आज तक की वो सबसे बड़ी शादी कहलाई जाएगी, जब गोर गरीब और हर धर्म के, हर एक व्यक्ति के, किसान के, शेतकरी के, मजदूर वर्ग, जब हमने उठा के उनके बीच में हमने शादी की, तो ये बहुत अलग
एक विवाह आप बोल सकते हैं और सबसे बड़ा शादी बोल सकता है। गरीबों को कोई पूछता नहीं, अमीरों के साथ हर कोई बैठता है, अमीरों के लिए हर कोई वाह वाह करता है, पर हमने डिसाइड किया था कि गरीबों के साथ करके अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी शुरुआत। हम बात कर रहे हैं 17वीं लोकसभा के ऐसे सांसदों की जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ऐसी जीत दर्ज की है जो राजनीतिक इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। प्रताप सारंगी जी हमारे साथ हैं, उनका क्यों नाम लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में, ये हम आपको आगे बताएंगे। केपी यादव जी हमारे साथ है जिन्होंने गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया है। नवनीत कौर जी हमारे साथ है जिन्होंने मोदी लहर में इंडिपेंडेंट अमरावती से चुनाव जीता है और उन्होंने शिवसेना के सांसद आनंदराव अटसुल को हराया है। सबसे पहले केपी यादव जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर एक सेल्फी है जिसमें आप जिस सांसद के प्रतिनिधि थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी गाड़ी के सामने सेल्फी ले रहे थे और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने एक पोस्ट लिखा और उन्होंने ये लिखा इस चुनाव कैंपेन के दौरान कि जो व्यक्ति मेरे पति के साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। क्या आपको केपी भाई ये लगता है जब ऐसा हुआ उसके बाद से ही चुनाव में आपकी शानदार और धमाकेदार एंट्री हो गई थी? नहीं, मेरा ये मानना है कि बीजेपी हमेशा से बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार था। बीजेपी की इस बार पूरी तैयारी थी। जो हमारे प्रदेश के प्रभारी थे उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। मेरी लोकसभा में एक क्लस्टर टीम, हर लोकसभा में एक क्लस्टर टीम बनाई गई थी 16 लोगों की, क्योंकि मेरी लोकसभा का मुझे पता है। हम 16 लोगों की एक क्लस्टर टीम थी जो पिछले 1-1.5 साल से इस पर काम कर रही थी कि किस तरह से ये लोकसभा हमें जीतना है, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी काफ़ी पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि इस बार हमें किसी भी तरह छिंदवाड़ा और गुना सीट भी जीतना है। 29 की 29 सीट हमें बीजेपी के खाते में लानी है। आपने कहा 29 की 29 सीट बीजेपी के खाते में लानी है। छिंदवाड़ा तो नहीं आई लेकिन गुना की सीट आ गई। आपको क्या लगता है, क्या राज परिवार से गुना के लोगों का मोहभंग हो गया है? और क्या अब आपको यह भी लगता है कि राज परिवार और राजशाही आज के प्रजातंत्र में नहीं चल सकती? बिल्कुल, मैंने स्पष्ट कहा है कि राजे रजवाड़ों का ज़माना नहीं है, ये प्रजातंत्र है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जनसेवा करना चाहता है उसको जनता के बीच में आना होगा। देश बदल चुका है, लोग बहुत जागरूक हो गए हैं हमारे देश के। जिसको भी राजनीति में आना है या जनसेवा में जुड़ना है उसको जनता के बीच में जाना होगा, जनता के दुख दर्द को समझना होगा, लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा, क्षेत्र की समस्याओं को समझना होगा और उनका हल निकालना होगा, तभी वो राजनीति में आगे बढ़ सकता है। क्या आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गुना की जनता से कट चुके थे? मेरा ये मानना है कि जितना विकास उस क्षेत्र में होना चाहिए था उतना विकास वहां पर नहीं हुआ है। अब आपका एज ए सांसद क्या गुना के लिए कमिटमेंट है? आपने क्या कमिट किया है गुना की जनता से? और सबसे पहली चीज, अब आप क्या करने वाले हैं गुना के सांसद बनकर? देखिए, मैंने हमेशा चुनाव के दौरान भी कई बार कहा है कि वहाँ उद्योगों की काफ़ी कमी है। वहाँ का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, अन्य प्रदेशों में जाता है, बड़े बड़े शहरों में जाता है नौकरी के लिए। तो वहाँ उद्योग की बहुत अति आवश्यकता है कि वहाँ कुछ ना कुछ नए उद्योग आएँ ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। वहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम होना है। क्योंकि वो कृषि प्रधान क्षेत्र है तो वहाँ सिंचाई की भी अभी तक पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं, जिससे कि वहाँ का किसान और गरीब होता जा रहा है। अगर वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की जाए किसी भी तरह से, चाहे लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू की जाए या नए डैम्स बनाए जाएं, अगर वहाँ के किसानों के खेतों में पानी पहुँचेगा तो वहाँ का किसान समृद्ध होगा और क्षेत्र का विकास होगा। सिंधिया जी अगर रास्ते में मिल जाएंगे संसद में तो क्या कहेंगे आप उनको? बिल्कुल, जिस तरह से एक सामने वाले अपोजिशन के लीडर से मिलना चाहिए मैं उनसे बिल्कुल मिलूंगा। और मेरा तो ये मानना है वो 4 बार से वहाँ के सांसद थे। मुझे कभी अगर कोई ज़रूरत लगी
क्षेत्र के किसी सुझाव के लिए या उनका कोई अच्छा मार्गदर्शन मुझे मिल सका तो बिल्कुल लूँगा मैं उनसे। केपी यादव जी, प्रताप सारंगी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उड़ीसा से वो सांसद चुनकर आए हैं और प्रताप जी की एक खासियत है कि उन्होंने अपना पूरा चुनाव प्रचार, ज्यादातर चुनाव प्रचार में ये कहूंगा, साइकिल पर किया है। एक टूटे फूटे घर में रहते हैं और उनके सामने जो कैंडिडेट खड़ा था वो अरबपति था, लेकिन उसके बावजूद प्रताप जी ने वहां पर एक शानदार जीत दर्ज की है। प्रताप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जनता से जुड़े सांसद हैं, आपको उड़ीसा का मोदी कहा जाता है। मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जब धन बल चुनाव के अंदर आ जाता है तो उससे मुकाबला करने का सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र क्या होता है? देखिए, पहले तो ये गलत है कि मैं पूरे निर्वाचन चुनाव प्रचार साइकिल से किया। मैं साइकिल से कुछ नहीं चुनाव प्रचार किया, कुछ ऑटो से भी किया और कुछ गाड़ी से भी किया। ये पूरा चुनाव प्रचार साइकिल से किया, ये गलत है। ठीक है। दूसरी बात है कि ये चुनाव में एक पक्ष में इस चुनाव में जनता ने जो राय दिया, ये असत्य के ऊपर सत्य का विजय है, ये भ्रष्टाचार के ऊपर सदाचार का विजय है और ये काले धन के ऊपर सदाचार का विजय है। और इस विजय ने प्रमाणित कर दिया कि काले धन के द्वारा, चिटफंड पैसा के द्वारा चुनाव में विजय प्राप्त करना अब आसान नहीं होगा। जनता में जागरूकता आई और इसका कारण है नरेंद्र मोदी। जनता ने भरोसा किया कि इस देश को कौन सुरक्षित कर सकता है, नरेंद्र मोदी। देश के विकास कौन कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी। माँ बहनों का सम्मान कौन सुरक्षित कर सकता है, नरेंद्र मोदी। दुश्मनों को जवाब कौन दे सकता है, नरेंद्र मोदी। भारत का कर्तृत्व कौन जागृत कर सकता है, नरेंद्र मोदी। भारत को कौन विकास के रास्ता पर ले सकता है, कौन गौरवशाली कर सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। इसका कोई विकल्प नहीं है। और टूटे फूटे लोगों का ये बात पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। जिनको प्रामाणिकता नहीं है उनको लोगों ने भरोसा नहीं किया और इसके कारण है कि अर्थ बल का पराजय हुआ, सत्व बल का विजय हुआ। चलिए प्रताप जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं और हमारी आपको शुभकामनाएं 17वीं लोकसभा के लिए। और हम तीनों से उम्मीद करते हैं कि अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको भी आप संसद में समय समय पर उठाते रहेंगे। आप तीनों को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। और आपने जिस तरह से अपना चुनाव लड़ा है उसकी हम एक बार फिर से सराहना करते हैं, साधुवाद देते हैं। लेकिन इसी के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली से उनके निवास पर जो मुलाकात की थी, उसके बाद उस मुलाकात के दौरान उन्होंने जेटली जी को बिना विभाग के मंत्री बनने का ऑफर दिया है। उन्हें ऑफर दिया गया है कि वो बिना विभाग के मंत्री रहें। दरअसल संविधान के अंदर ये व्यवस्था है कि कोई भी चाहे, प्रधानमंत्री जिसे भी चाहे उसे बिना विभाग का मंत्री रख सकता है। और इसका उपयोग क्या है ये भी हम आपको समझा देते हैं। दरअसल कैबिनेट में जब पॉलिसी मैटर्स पर डिस्कशन होता है, बड़े बड़े विषयों पर डिस्कशन होता है, तब एक्सपर्ट्स की राय या जो अर्थनीति को, साथ ही साथ विदेश नीति को, उसके साथ ही साथ कूटनीति को बहुत अच्छी तरह समझता है, उसकी ज़रूरत होती है। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि अरुण जेटली के अनुभव का लाभ इस सरकार में भी उन्हें मिले। और अब बात कांग्रेस की करते हैं, जहां रूठने और मनाने का सिलसिला चला हुआ है। क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है? क्या राहुल गांधी इस्तीफा वापस नहीं लेंगे? पिछले 4 दिनों से जारी कांग्रेस के अंदर उथल पुथल अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। आज भी दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा और खबर है कि कांग्रेस कुछ विकल्पों पर विचार कर रही है। क्या है ये विकल्प, आप भी समझ लीजिए। राहुल गांधी की नाराजगी बढ़ रही है तो कांग्रेसियों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। लिहाजा मान मनोबल का दौर मीटिंग हॉल से निकलकर अब सड़क पर पहुंच गया है। राहुल गांधी को मनाने के लिए उनके सरकारी आवास यानी 12 तुगलक लेन पर दिल्ली कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसमें गांधी परिवार की करीबी और पूर्व सीएम शीला दीक्षित शामिल हुई। दिग्गज कांग्रेसियों को एक ही गुहार है कि संकट की घड़ी में राहुल हाईकमान की कुर्सी न छोड़ें। हम उनका एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि वो जाए। हार जीत तो चलती रहती है इसमें, लेकिन उसको छोड़ जाना हम इसके पक्ष में नहीं है। दिल्ली से बेंगलुरु तक राहुल के लिए मान मनोबल का दौर तेज है, लेकिन राहुल गांधी ने आज किसी कांग्रेसी नेता से मुलाकात नहीं की।
राहुल गांधी पर इस्तीफा वापस लेने के लिए कांग्रेस नेताओं का दबाव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगले 6 महीने में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में पार्टी को लगता है कि वक्त बहुत कम है और चुनौतियां ज्यादा। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां का समीकरण भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। आइए सबसे पहले उस राज्य की बात करते हैं जो कांग्रेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और यहां कांग्रेस की लंबे समय सरकार रही है। यह राज्य है महाराष्ट्र। यहां पर 3 बड़े नेता चुनाव हारे हैं जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जिनमें से 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अशोक चव्हाण और सुशील कुमार शिंदे। 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 आई है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमने बताया कि किस तरीके से 2 मुख्यमंत्री चुनाव हारे। तो महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव है वो अक्टूबर नवंबर में है और राज्य में कैडर को मजबूत करने की चुनौती है। लेकिन वो चुनौती कैसे पूरी होगी अगर राहुल गांधी खुद अध्यक्ष पद लेने को तैयार नहीं है और कांग्रेस में ये उहापोह की स्थिति बनी रही तो बेहद खतरनाक होगा इन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करना और ये संगठन के लिए बेहद खतरनाक होगा। बात हरियाणा की करते हैं जो अगला राज्य है जो चुनाव के अंदर है। इस चुनाव में ये 3 बड़े चेहरे कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा तीनों चुनाव हार गए हैं और हरियाणा में 10 सीटें हैं। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव हार गए हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए वक्त बहुत कम है। यहां पर भी लंबे समय तक कांग्रेस ने सरकार चलाई है और हरियाणा को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता रहा है। अब सवाल है कि अगर कांग्रेस हाईकमान से राहुल हटे तब क्या होगा। पार्टी के आला नेता ये महसूस कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस में नेतृत्व संकट और बढ़ा तो इसका सीधा असर संगठन और कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। लिहाजा एन केन प्रकारेण राहुल को मनाने में ही पार्टी अपनी भलाई समझ रही है, लेकिन राहुल हैं कि मानते ही नहीं। एक प्रचंड जीत से बीजेपी का जोश हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाकेदार जीत दर्ज की तो वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में उथल-पुथल का दौर जारी है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में पल पल बदलते समीकरण और ऐसे माहौल में कोप भवन में कांग्रेस हाईकमान यानी राहुल गांधी। नाराज राहुल गांधी को मनाने में कांग्रेस दिग्गजों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस में 3 विकल्पों पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता बनाया जा सकता है। कांग्रेस रोजमर्रा के काम करने के लिए प्रेसिडियम यानी एक ऐसा ग्रुप बनाने पर भी विचार कर रहा है जिसमें युवा और सीनियर कांग्रेस नेता शामिल होंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अपने संविधान में संशोधन कर सकती है। एक कार्यकारी अध्यक्ष का पद बनाया जाए जो पार्टी अध्यक्ष की मदद करेगा। क्या संकट काल में कांग्रेस अपने इतिहास की तरफ देख रही है? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने पद से इस्तीफा देकर संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। यह वही दांव है जिसे कांग्रेस में कामराज प्लान बताया जाता है। तो क्या राहुल कामराज प्लान अपनाएंगे? क्या है कामराज प्लान, ये समझ लीजिए। पद छोड़कर संगठन को मजबूत करने का फॉर्मूला है जिसे कामराज प्लान कहा जाता है। 1963 में नेहरू राज में कांग्रेस ने इसका प्रयोग किया था और कामराज समेत कई सीएम और केंद्रीय मंत्रियों ने अपना पद छोड़ा था और संगठन को मजबूत करने के लिए आ गए थे। लेकिन अब कांग्रेस के पास न ज्यादा चीफ मिनिस्टर हैं और ना ही ज्यादा मंत्री। केंद्र में उनकी सरकार है ही नहीं, यहां तक कि इस बार अपोजिशन लीडर पद के भी लाले पड़े हैं। तो कामराज प्लान ने कांग्रेसी राजनीति को नई दिशा दी थी। क्या ये प्लान को राहुल गांधी अपनाएंगे या इसके लिए राहुल गांधी तैयार हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उधर संकट राजस्थान में भी है नेतृत्व को लेकर। 3 दिन दिल्ली में डेरा जमाने के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बेरंग जयपुर लौट गए हैं। राहुल से मुलाकात नहीं हो पाई उनकी। गहलोत राहुल के गुस्से से बच पाएंगे या नहीं, लेकिन कांग्रेस के विधायक की चेतावनी देने लगे हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो सरकार गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि हम नहीं सुधरे तो जुलाई के महीने तक निश्चित तौर पे मोदी जी द्वारा कर देंगे, यानी गिरा देंगे वो तो भंग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत भंग करना चाहेंगे। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा की इस चेतावनी से राजस्थान कांग्रेस के अंदर का झगड़ा बाहर आ गया है। रामनारायण मीणा ने 2 टूक चेतावनी दी है कि राज्य में गहलोत सरकार बर्खास्त भी हो सकती है। उनका बयान ऐसे वक्त आया है जब मुख्यमंत्री गहलोत की चुनावी रणनीति पर चौतरफा सवाल उठे हैं। खुद की मजबूती चाहिए, अपनी विचारधारा की मजबूती चाहिए।
सूबे में बनी नई गहलोत सरकार मोदी लहर को थाम नहीं पाई और पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। करारी हार के बाद से पार्टी में गहलोत विरोधी खेमा मुखर है। कांग्रेस की इसी कमजोर कड़ी को बीजेपी और उसके सहयोगी ढाल बना रहे हैं। उनका कहना है कि गहलोत सरकार को कोई नहीं गिराएगा, ये सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। जिस तरह के मंत्रियों को बयान आ रहे हैं उसे देख के लग रहा है कि जो 99 पे कांग्रेस वेंटिलेटर पे थी राजस्थान के अंदर, अभी ज़्यादा दिन कांग्रेस यहाँ राज नहीं कर पाएगी। ये सड़कों पे लड़ेंगे, जूतम पेजार होंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर, ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो संकट सिर्फ कांग्रेस में नहीं, बाकी विपक्षी पार्टियों में भी है, क्योंकि उन्हें जोर का झटका बहुत जोर से लगा है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच दरार इसी के चलते दिखने लगी है। आज राबड़ी देवी के घर पर महागठबंधन की बैठक से कांग्रेस ने किनारा किया, तो शाम आते आते कांग्रेस नेताओं ने तस्वीर साफ कर दी कि वो बिहार में एकला चलो की रणनीति पर काम करेंगे, यानी लालू की पार्टी से नाता तोड़ने की तैयारी में है कांग्रेस। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दोस्ती में दरार पड़ गई है? इन्हीं सवालों का तूफान तब उठा जब नतीजों के बाद महागठबंधन की पहली बैठक से कांग्रेस ने किनारा कर लिया। आरजेडी को कांग्रेस ने इशारा कर दिया कि फिलहाल दोस्ती अब मुमकिन नहीं। इसके बाद कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान सामने आए और उन्होंने तेजस्वी यादव पर महागठबंधन की हार का ठीकरा फोड़ दिया। जब आप गठबंधन बना लेते हैं, गठबंधन बनने के बाद हर कैंडिडेट आपका कैंडिडेट होता है, और जब वो आपका कैंडिडेट हो जाता है, गठबंधन का कैंडिडेट हो जाता है, तो उसके लिए ही जीना और मरना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने ये परिपक्वता हर जगह दिखाई, लेकिन जो परिपक्वता दिखानी चाहिए थी हमारे विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता को, वो नजर नहीं आया। बेशक कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन की मीटिंग से किनारा कर लिया हो, बेशक शकील अहमद कांग्रेस को आरजेडी से अलग होने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को महागठबंधन में टूट की कोई आशंका नहीं दिखती। वो कहते हैं कि उनकी बात कांग्रेस आलाकमान से हो रही है और 1-2 दिनों में वो दिल्ली में हार की वजह तलाशेंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा हमको निमंत्रण भी मिला है कि दिल्ली में इसकी बैठक भी होगी चुनाव के परिणाम को लेकर के। हमारी बात राहुल गांधी जी से भी हो रही है, प्रियंका गांधी जी से भी हो रही है, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं अहमद पटेल, सब लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। और कल परसों में जो बैठक होनी है दिल्ली में, उसमें भी हम लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। कई लोग जो जिस उम्मीद में हैं कि ये परिणाम के बाद जो है स्थिति महागठबंधन में टूट होगा, फूट होगा, मेरे ख्याल से ये अफवाह है। वक्त के साथ कुछ लोग कैसे बदलते हैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है टाइम मैगजीन में। टाइम मैगजीन ने कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को डिवाइडर इन चीफ लिखा था, लेकिन आज उन्होंने मोदी की शान में कई कसीदे पढ़े। यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री जैसा लोगों को जोड़ने वाला नेता उन्होंने आज तक नहीं देखा। 10 मई को टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ बताया गया था। वहीं 28 मई को टाइम ने अपने आर्टिकल का शीर्षक दिया है, मोदी हैज यूनाइटेड इंडिया लाइक नो प्राइम मिनिस्टर इन डिकेड्स। यानी भारत को जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने जोड़कर रखा है, वैसा दशकों में किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं रखा। शायद पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री के बारे में विदेश के अंदर ये फीलिंग हो कि वो समाज को तोड़ने वाला या देश को तोड़ने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो नया भाषण है, मुझे उम्मीद है कि पिछले 5 साल से वो सबक लेंगे। टाइम मैगजीन में इस आर्टिकल को मनोज लड़वा ने लिखा है, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी फॉर पीएम अभियान चलाया था। नरेंद्र मोदी पर पब्लिश यह आर्टिकल टाइम मैगजीन की वेबसाइट पर सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले आर्टिकल में सबसे ऊपर है। और आइए अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या दांवपेच आजमा रहे हैं लोकसभा चुनाव में हार के बाद। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बड़ा दांव चलते हुए दिल्ली में सरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण को उन्होंने मंजूरी दे दी है।
दिल्ली में 7 सीटों पर हारने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। हार से सबक लेते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार के गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण के फैसले को दिल्ली में लागू किया गया है। केजरीवाल सरकार ने सर्कुलर जारी कर सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए नौकरी में 10% आरक्षण लागू किया है। फैसले से गरीब सवर्णों को दिल्ली की सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फायदा मिलेगा। मोदी सरकार ने इसी साल जनवरी में संविधान संशोधन कर गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। पीएम मोदी की शपथ से पहले राम मंदिर का मुद्दा फिर गर्मा गया है। शिवसेना ने कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और इसके लिए कोशिश की जाए। उद्धव ठाकरे ने जल्द शिवसेना के विजेता सांसदों को लेकर अयोध्या जाने का भी ऐलान किया है। चुनाव में भारी बहुमत से एक बार फिर मोदी सरकार ने सत्ता में वापसी की है तो राम भक्तों की आस बढ़ गई है। राम मंदिर का मुद्दा गर्मा गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर निर्माण की मांग उठा दी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की तुलना श्री राम के राज्याभिषेक से की है। उन्होंने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव का नतीजा राम राज्य और राम मंदिर के समर्थन में दिया गया जनादेश है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सफलता को भी राम का आशीर्वाद बताया है। उन्होंने कहा है कि राम इस देश की पहचान और अस्मिता हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सामना में शिवसेना ने राम मंदिर को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात का समर्थन किया है। उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि प्रभु रामचंद्र का काम करना है और श्री राम का काम होगा ही, ऐसा वचन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। देश की सत्ता में श्री राम के विचारों वाली सरकार आई है। देश में राम राज्य निर्माण हो, इसीलिए करोड़ों जनता ने मोदी को खुलकर वोट दिया है। ये सब प्रभु श्री राम की ही कृपा है। अयोध्या में राम मंदिर बने और उसके लिए कोशिश की जाए, ये कोई अपराध नहीं है। तो मोदी रिटर्न्स में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की छोटी से छोटी खबर आपको मिलेगी न्यूज़ नेशन पर, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।